अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल हक एपिसोड 1। ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? कुछ तो खुदा का खौफ करो। अगर अम्मी को ये सब पता चला ना, वो क्या सोचेंगी? क्या गुजरेगी इनके दिल पर? वो जीते जी मर जाएंगी। खुदा के लिए इतनी पत्थर दिल मत बनो। अपना नहीं तो अम्मी का ही ख्याल कर लो। अदन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन को समझाना चाहा। मैंने जो फैसला करना था मैं कर चुकी हूँ। अदन, तुम समझती क्यों नहीं? कब तक हम यूं ही रहेंगे? कब तक हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसेंगे? तुम्हें खुद पर तरस नहीं आता? कब तक हम लोगों के मोहताज रहेंगे? कब तक हम एक एक नवाले को तरसेंगे? तुम्हें याद है तुमने कब पेट भर के रोटी खाई थी? मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने कभी पेट भर के रोटी खाई हो। पलवशा सफाकी से बोली, अगर हमारा कोई भाई होता तब भी मैं ये काम कभी ना करती। और वैसे भी जो एक्टिंग करता है, क्या वो इंसान नहीं होता? देखो अदन, मेरा ऑडिशन हो गया है। ये चांस मुझे फिर नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट हो गई तो फिर तो हमारे वारे न्यारे होंगे। क्या अम्मी तुम्हारे ये पैसे लेंगी? अदन तासुब से बड़ी निगाहों से पलवशा को देखते हुए एक बार फिर समझाने की कोशिश करने लगी। इसमें बुराई क्या है? आखिर इसमें अच्छाई भी कोई नहीं है। ये कोई गलत काम नहीं है। अदर ने बात काटते हुए कहा, पलवशा एक बार फिर सोच लो। तुम जो कदम उठाने जा रही हो, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या सोचेंगे खानदान वाले? बस इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। पलवशा हाथ उठाते हुए बोली, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मेरी बला से। और जिनकी तुम बात कर रही हो, इनकी मेरे आगे कोई हैसियत नहीं है। ये खानदान वाले इस लायक ही नहीं कि मैं इनकी बातें करूं। न मैं इनका खाती हूँ, ना मैं इनसे डरती हूँ, ना तुम मुझसे इनके बारे में कोई बात किया करो। अदन के मुंह से खानदान वालों का नाम सुनते ही पलवशा का खलक तक करवा हो गया। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। ये तब कहाँ थे जब बाबा की अचानक मौत हुई थी? हमने सबसे मदद मांगी थी। कितने मुश्किल हालात से हमने गुजारा किया, कितना मुश्किल वक्त हमने देखा। वो झुरझुरी लेते हुए बोली, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। और तू और ताया अबू ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। और तो और ताया अबू ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। दादा अबू ने तो सारी जायदाद अपने दूसरे बेटे के नाम करके हमें पाई पाई का मोहताज कर दिया। हमारे अबू की गलती भी क्या थी? क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा कम ही नहीं होती? क्या कोई अपनी सगी औलाद को भी इतनी बड़ी सजा देता है? तुफ है तुम पर। तुम अब भी इन लोगों की वकालत कर रही हो। मुझे नफरत है इन लोगों से। पलवशा ने कहर बरसाती नजरों से अदन को देखा। ये एक सच है, इन लोगों ने हमारी कभी मदद नहीं की। पर इससे बड़ा एक और सच ये भी है, हम खानदान वालों से कट के भी तो नहीं रह सकते। बाबा के मरने के बाद हमारी इन लोगों ने कभी माली मदद नहीं की, पर जब हम पर कोई मुसीबत आती थी, यही हमारे सरों पर छाता भी तो बन जाते थे। कब छाता बने मुझे तो याद नहीं पड़ता। कभी इन लोगों ने हमारी खबरगिरी भी ली हो। तुमसे तो कोई बात कहना ही फजूल है। तुम हो ही चमची खानदान वालों की। पलवशा मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए बोली। कुछ तवक्कुफ के बाद अदन ने सर उठाकर पलवशा को देखा, जो अपने नाखनों पर नेल पॉलिश लगाने में मगन थी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पलवशा माथे पर बल लाते हुए बोली, स्टैम्प पेपर्स पर साइन कर दूं तब मानोगी? जो फैसला मैं एक बार ठान लूं, फिर मैं मरकर भी पीछे कदम नहीं हटाती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसने अपनी आखिरी उंगली पर नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। अदन का दिल दहल उठा। अदन ने अपनी आंखें मैच ली। या अल्लाह इसकी हिफाजत करना, वो दिल से बोली। नसीरुद्दीन के दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा काशिम खान, छोटा बेटा अब्दुल्ला खान। काशिम खान के दो बेटे थे, जबकि अब्दुल्ला की दो बेटियां थीं। बड़ी पलवशा से 4 साल छोटी अदन। हाशिम काफी मतलब परस्त था। वो दौलत का पुजारी था, दौलत की ही खातिर अपने बाप के बहुत करीब था।
اسے صرف دولت سے ہی پیار تھا. یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کی دل سے عزت کرتا تھا، بلکہ چھوٹا عبداللہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا ضدی تھا، پر اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے خاص عقیدت تھی. وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بے لوث محبت کرتا تھا. اسے صرف پڑھنے کا شوق تھا. وہ اکثر شہر میں ہوتا تھا. گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اسے کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ اپنے دوست اکبر کے ساتھ ہی رہتا تھا. اس کے بابا نصر الدین نے شہر میں اس کے لیے ایک بے حد خوبصورت اپارٹمنٹ لے کر دیا تھا، جو بعد میں اس کے نام بھی کر دیا تھا. وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں مطمئن زندگی گزار رہا تھا. ہاشم کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا کمال، پھر سرمد. کمال کی نسبت سرمد کریل گبرو جوان تھا، سارے پنڈ کی کڑیوں کا ہیرو تھا. جو بھی اس کو دیکھتی اس پر مر مٹتی. مگر کمال کے برعکس سرمد ٹھنڈے دماغ کا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا. جھگڑے فساد سے دور ہی بھاگتا تھا. جو ایک اس میں کمی تھی وہ تھی پڑھائی. اسے پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسے 5 جماعتیں پڑھ کر آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. وہ سارا دن کھیتوں پر ہی رہتا، بنا کوئی مقصد، بنا کوئی کام کیے. جبکہ اس کا بڑا بھائی کمال، پڑھائی کا تو اسے بھی شوق نہیں تھا. یہ بھی 5 جماعتوں سے آگے نہ جا سکا. یہ اوباش قسم کا انسان تھا. سارا دن غلط کام کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. رہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑنا، انہیں تنگ کرنا. جھگڑے فساد میں سب سے آگے یہی ہوتا. مرنا، لڑنا، مرغ لڑانا بھی ان کاموں میں شامل تھا. وہ گاؤں کی لڑکی جمیلہ کو پسند کرنے لگا. جمیلہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتی. وہ ایک بھائی ایک بہن تھے. 8 جماعتیں پڑھی. وہ خود کو کترینہ کیف سمجھتی تھی. یہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی. جمیلہ تھی بھی اپنے نام کی طرح حسین و جمیل. دراز قد، موٹی موٹی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، ستون ناک، بریک سے پتلے پتلے ہونٹ، دودھ ملائی جیسا رنگ جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا. وہ تھی اس کی خوبصورت آنکھیں. اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، جو بھی اس کو دیکھتا اس کی مست نشیلی آنکھوں میں کھو سا جاتا. اس کی خوبصورتی پورے پنڈ میں مشہور تھی. وہ جہاں سے بھی گزرتی پورا پنڈ ہی اس کے پیچھے لگ پڑتا. ہر لڑکا اس سے شادی کا خواہش مند تھا. وہ ہر دل کی ملکہ تھی. وہ ہمیشہ بالوں میں ایک ہی پراندہ کرتی، اور جب بھی چلتی وہی پراندہ اپنی انگلیوں پر لہراتی رہتی. گھومتی، مستی کرتی. وہ روز دریا سے پانی کا مٹکا بننے جاتی. جب سے اس موئے کو پتہ چلا ہے ہم لڑکیاں جاتی ہیں پانی لینے، یہ پہلے ہی آ جاتا ہے. جمیلہ نے دور سے ہی اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو سونی سے بولے بنا نہ رہ سکی. سونی اس کی واحد دوست تھی. ارے یہ مویا یہاں بھی آ گیا. سونی نے ہاتھوں کی چم بناتے ہوئے دور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ابا کو شکایت کرنی پڑے گی اس کی. جمیلہ غصے سے بولی. وہ جمیلہ کے قریب آتے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کھڑا ہوا. جمیلہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی. اپنا مٹکا زمین پر رکھ دیا. جمیلہ نے سوچا ابا کو شکایت لگانے سے بہتر ہے آج خود ہی 2 ہاتھ کر لوں. مگر اس کے چہرے پر ہنوز نفرت بڑی پرچھائیاں سب سکھیوں نے دیکھی تھی. کمال جمیلہ کو کھڑے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بولا، ارے کڑیے تو راہ وچ کیوں کھلو گئی؟ پھر سے دیکھتے ہوئے اپنے کان کھجلا کے بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو مینو وڈی چنگی لگدی ہے. تم میرے نال ویاہ کر لیا. اچھا کھاتا ہوں، اچھا پیتا ہوں، زمینوں کا مالک ہوں. تجھے میں رانی بنا کے رکھوں گا، ایش کرواؤں گا. وڈیاں وڈیاں کاراں وچ تینوں لے کے جاواں گا. سارا شہر گھماواں گا تے سارے وڈیاں وڈیاں دکاناں دی شاپنگ کراواں گا. اس نے اپنے بازوں کو لمبا کرتے ہوئے اسے لالچ دی. بس یہ کچھ اور تینوں کہنا ہے. جمیلہ نے ایک سٹائل سے اپنا پراندہ پیچھے کیا. اور یہ کہ تو پیسوں کی فکر نہ کر. تیرے ماں پیو نو میں اتنا پیسہ دوں گا، وہ ساری حیاتی ایش کریں گے ایش. مجھے تیرا جواب چاہیے اور ہاں میں چاہیے. اس نے جمیلہ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا. جمیلہ نے ترخ کر کمال کے گالوں پر تھپڑ دے مارا. سارے سکھیوں نے اپنے منہ پر اپنا دوپٹہ رکھا ہنسی روکنے کے لیے. وہ سب پر غسیلی نظر ڈال کر اپنے گال
सहलाने लगा। मैं कहती हूँ हट जा मेरे रास्ते से पड़ा, नहीं तो तेरी शिकायत करूंगी। मैं अपने प्राण हूँ, वो कुल्हाड़ी से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्ते नू खिला देगा। ये कहते ही इसने आगे कदम बढ़ाया, मगर कमाल पर इसकी धमकी का कतई असर न हुआ। वो बदस्तूर वहीं का वहीं खड़ा डिटाई के साथ बड़ी उबाश नजरों से जमीला के खूबसूरत सरापे को घूरते हुए लोफरपन अंदाज में बोला, अड़ी ओ छोकरी, तेरा भाई क्या मेरे टुकड़े करेगा? तेरे खूबसूरत सरापे नहीं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो अपने दिल पर हाथ रख के और बाश अंदाज में हंसने लगा। इसने तिरछी नजर से जमीला के खूबसूरत सरापे को घूरा। ए हट पड़े मोया। जमीला ने अपना पूरा जोर लगाते हुए इसे धिक्का दिया, मगर वो गबरू जवान था, इंच बराबर भी न हट पाया। अपने बड़े बड़े दांत निकालते हुए बोला, हाय तने मेरा दिल ले लिया। वो मकरू हंसी हंसने लगा, तेरे मस्त मस्त तो नैन मेरे दिल दा ले गए चैन। वो झूम झूम के गाना गाने लगा। दूर से ही जमील को आता देखकर जमीला ने हांक लगाई, आधा जमील के हाथों में कुल्हाड़ा था। वो शायद खेतों में बीज बोकर आ रहा था। अपनी बहन के पुकारने पर वो इनकी तरफ चल पड़ा। इसको अपनी तरफ आता देखकर कमाल ने दौड़ लगाई। पीछे सब सखियां हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अदन, आज मैं बहुत खुश हूँ। पलवशा खुशी से झूमते हुए घर में दाखिल हुई, वो जो किचन में अपनी माँ के साथ रोटियां बनाने में मसरूफ थी। पलवशा की आवाज सुनकर किचन से बाहर आई। क्यों आज इतनी खुश क्यों हो? अदन का दिल पहले से ही डूबने लगा। पलवशा से हाथों के इशारों से अंदर आने को कहा। वो पास बने बेसन से हाथ धोकर अपने दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए इसके पीछे चली आई। ए अल्लाह, खैर की खबर सुनने को मिले। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। आज मैं ऑडिशन देने में कामयाब हो गई। मैंने कहा था ना, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कोई मुझे इनकार कर ही नहीं सकता। वो अपने शूज उतारते हुए फख्र से बोली। अदन जल्जलों की जद में खड़ी, आंखों में दुख तकलीफ हैरानगी लिए से देखती रही। पलवशा अपनी ही दुनिया में मगन थी, गुम थी। मुझे कामरान ने सिलेक्ट कर लिया है। पता है कामरान कौन है? वो ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, कामरान पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसने हाल ही में एक पॉपुलर ड्रामा बनाया था जो सुपरहिट किया था। वो अब अपना एक और न्यू ड्रामा बना रहा है जिसकी हीरोइन मैं होंगी, पलवशा अब्दुल्ला। इसने हाथों के इशारों से अपनी तरफ उंगली उठाई। अदन सकते में खड़ी इसकी बातें सुनती रही। इसकी आंखों से आंसुओं की एक झरी निकली। अदन बेटी क्या हुआ, क्यों खड़ी हो? रास्ते में माँ की आवाज पर वो चौंकी, जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मी जी। पलवशा की बातें सुन रही थी। पलवशा ने सर उठाकर देखा, फिर अदाई नाज से बोली, अम्मी ये मुझसे जलने लगी है। अदन होंको की तरह इसके चेहरे को देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं क्यों जलूंगी अपनी बहन से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई अपनी बहनों से भी जलता है क्या? माँ ने भी पलवशा को गुरका। बुरी बात बेटी, कोई बहन अपनी बहन से नहीं जलती। ये तुमको किसने कहा ये तुमसे जलती है? अम्मी मैं भी मजाक कर रही थी। उफ, इस घर में तो मजाक करने पर भी पाबंदी है, कोई ढंग से मजाक ही नहीं कर सकता। वो तिल मिलाते हुए बोली, क्या पकाया है? बहुत भूख लग रही है। वो उठकर बाथरूम हाथ धोने चली गई। वो हाथ पूंछते हुए किचन में आई, सालन से ढक्कन हटाकर जांघते हुए बोली, आज फिर दाल? अम्मी रोज ये दाल क्यों बनाती हैं? हमारे मुकद्दर में ये बस दाल ही रह गई है। जब देखो दाल, मुंह बनाते हुए बोली, बुरी बात बेटी, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते। वो भी तो इंसान हैं जो रूखी सूखी रोटी खाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो टाइम पर रोटी खिला देता है। वो बुरे बुरे मुंह बनाकर पैर पटकते हुए किचन से बाहर निकलने लगी कि माँ ने इसके हाथ थाम लिए। रोटी से मुंह मोड़कर नहीं जाते, अल्लाह पाक नाराज हो जाता है। आज मैं बेगम साहबा से पैसे लेती आऊंगी, कल तुम्हारे लिए गोश्त भी ले आऊंगी। मेरी बच्ची आज तो ये दाल खा ले, कल गोश्त खा लेना। माँ ने बड़े प्यार से इसे समझाया। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। पलवशा खफकी से बोली, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं टिक्का बोटी ले आती हूँ। तेरे पास
पैसे कहाँ से आए? माँ का लहजा थोड़ा सख्त सा था। मेरी सहेली ने दिए हैं, वो पर्स से 1000 के 2-3 नोट निकालते हुए वो बहादुरी से झूठ बोली। तेरी ऐसी कौन सी सहेली है जो मैं नहीं जानती? जितनी ही तेरी सहेलियां हैं सबको जानती हूँ, वो हमारी ही तरह की गरीब हैं। फिर ये कौन सी तेरी नई सहेली है जो तुझे इतने पैसे दे देती है? तू सच मुझे बता। माँ गुस्से में बोली। अम्मा, तुझे हर बात बतानी पड़ेगी? तेरे लिए इतना जानना ही काफी है। वो न्यू दोस्त बनी है मेरी। हर कोई हमारी तरह गरीब नहीं होता, वो काफी अमीर है। वो 1000 का नोट माँ को देते हुए बोली। तू अपने पैसे अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। माँ फिक्रमंदी से बोलते हुए किचन के दरवाजे पर खड़ी अदन को देखकर ठंडी सांस भरते हुए बोली। किचन में काउंटर पर वो 1000 का नोट रखते हुए किचन से बाहर जाने लगी कि किचन के दरवाजे पर खड़ी अदन को नागवाड़ी से देखते हुए बोली, मैडम रास्ता देंगी आप या क्रेन को बुलाना होगा? मुझे बाहर जाना है। अदन दरवाजे से हटते हुए एक्टिंग करके बोली। लड़की क्या बच्ची की जान लेगी? सांस यथल पत्थर कर डाली। पलवशा अदन की एक्टिंग पर खिलखिला के हंस पड़ी। औलाद बड़ी हुई तो नसरुद्दीन ने फैसला किया वो अपने भाई की बेटी से अब्दुल्ला की शादी करना चाहता था। अब्दुल्ला को शहर में ही अपने दोस्त अकबर की बहन पसंद थी। ज्यादा वो भी पढ़ी हुई नहीं थी क्योंकि अकबर ज्यादा अमीर नहीं था, खुद पढ़ रहा था। दिन में पढ़ाई करता, सेकंड टाइम में 2-4 ट्यूशंस पढ़ाता। ना बाप था ना माँ थी, ये 2 भाई बहन ही थे। ये पहले यतीम खाने में रहते थे, फिर अकबर की दोस्ती अब्दुल्ला से हुई तो वो इन्हें अपने अपार्टमेंट में ले आया। सारा खर्चा अब्दुल्ला करता, वो सिर्फ पका कर खिलाती। फिर न जाने कब ये मनमोनी सी लड़की अब्दुल्ला को पसंद आ गई। वो दिल ही दिल में इसे पसंद करने लगा। बताया अभी किसी को भी नहीं था। फैसला इसने यही किया, पढ़ लिख कर वो अपने भाई जैसे दोस्त से इसे मांग लेगा। जहेज नाम की कोई चीज इससे नहीं लेगा क्योंकि इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ तो था। ये 2 ही तो भाई थे, जो भी इसके बाबा का था इन दोनों को ही मिलना था। इसलिए वो मुतमिन होकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गया। फिर एक दिन इसके बाबा की कॉल आई। अस्सलामु अलैकुम बाबा साई। इसका बाप गांव का वडेरा था। गांव में इसके बाप की बहुत इज्जत थी। हर कोई उठ उठ कर सलाम करते थे। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, कैसा है तू? बाबा साई, मैं ठीक हूँ। खैरियत, आपने फोन क्यों किया? अब्दुल्ला ने डरते हुए पूछा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इसके बाप ने इसे फोन किया हो। हाँ पुत्र, तू जल्दी गांव पहुंच, गांव आएगा तो तुझे बताऊंगा। बाबा साई, कुछ तो पता चले, माजरा क्या है? तुम जल्दी से पैकिंग करो, ड्राइवर निकल पड़ा है। तेरे सर से भी 3-4 दिन की छुट्टी ले ली है, बस तू जल्दी से आने की कर। इससे पहले वो कुछ और पूछता, इसके बाप ने कॉल काट दी। वो काफी सारी देर सख्ती की हालत में मोबाइल को हाथों में थामे खड़ा इसे देखता रहा। आखिर इसके बाबा ने इसे क्यों बुलाया? वो जल्दी जल्दी पैकिंग करते हुए कुछ जरूरी हदायतें अपने दोस्त अकबर को भी देने लगा। यार आखिर तू बताता क्यों नहीं? कल तक तो तेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था गांव जाने का, तुझे पता तो है। मेरा जी नहीं लगता तेरे बगैर। अकबर फिक्रमंदी से अब्दुल्ला को देखते हुए बोला। यार दिल तो मेरा भी नहीं लगेगा तेरे बगैर, पर क्या करूं? बाबा साई ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। अगर मैं ना गया तो बाबा साई का ड्राइवर मुझे घसीटते हुए बाबा के पास ले जाऊंगा तो ही पता चलेगा क्या मसला है। वो ब्रीफ केस में कपड़े ठूंसते हुए बेचैनी से बोला। अच्छा सुन। वो हजारों के काफी सारे नोट मुट्ठी में दबाते हुए इसे पुकारने लगा। वो ना समझी में इसके पास आया। क्या हुआ? इसने वो नोट बंद मुट्ठी में ही इसे दिए। वो ना समझी में इसकी मुट्ठी की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, क्या है? ये कुछ पैसे रख लो, पता नहीं मैं कब आऊं, तुम्हारे काम आएंगे। वो नाना करता रह गया। अब्दुल्ला ने अपनी कसम देकर इसकी ना हाँ में बदलते हुए वो नोट इसकी पॉकेट में रखकर खुद बाहर चला आया। जमीला और सोनी मटका बनने जा रही थी कि एक खुले मैदान में काफी सारे लोगों का एक जमकटा लगा था। जमीला अपना पानी का खाली मटका एक तरफ रखकर इन लोगों के पास आई। 2 मूर्ख आपस में लड़ कर लहूलुहान हो रहे थे। कुछ लोग बुलंद आवाज हल्लाशीरी दे रहे थे, मगर इन अफराद में 2 ज्यादा पर जोश सरगर्म दिखाई दे रहे थे। वारे मेरे दुम छल्ले, भगा देना दुश्मन को, आगे बढ़। वो सब तालियां बजा रहे थे। दूसरा बोला, दिलबर चल दुश्मन को भगा।
हुर। कमाल ने एक हाथ से वो मुर्गा पकड़ा, फिर इससे मैदान में छोड़ा। कमाल के मुर्ग का मैदानी नाम दिलबर था, जबकि दूसरी पार्टी के बंदे के मुर्गे का नाम दुमछला था। अगर तू आज हारा तो मैं सबके सामने तुझे ज़िबा करूंगा, कमाल ने मुर्गे के कान में कहा। मुर्गा कुकड़ू करने लगा। दूसरी पार्टी वाला बंदा गुस्से में आ गया। ये तो क्या बोल रहा है? इसके कान में ये बेईमानी है। जरूर तो कोई तवीज टोना कर रहा है। वो उलझते हुए बोला, देख तू, मैं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। तू रो मत अदा, चुपचाप करके हार मान। चल अब चुपचाप हार मान जा, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। हार तो मैं कभी ना मानना। तू दस, कीड़ा जादू टोना कीता ही? कमाल ने कड़क नजरों से इसे घूरा। मैंने बोला ना, मैंने कोई जादू टोना नहीं कीता। तेनू कहरी गल समझ आंदी है। फिर जेब से पिस्तों की डेरी निकाल कर खातों में मुर्गे के सामने रख दी। मुर्ग जल्दी जल्दी इसकी हथेली से पिस्ते खाने लगा। कमाल ने जमीला को जब देखा तो उठकर इसके पास आते हुए बोला, अरे छोकरी, तू ऐथा क्या लेने आई है? चल भाग यहाँ से। नहीं जाती, जमीला हटतरमी से बोली। अरे छोकरी, तंग न कर मैनू। इतने सारे मर्द ने तेनू नजर नहीं आंदे? शरफू दूसरी पार्टी का जो बंदा था वो उठकर अपनी गलीज आंखों से जमीला को देखते हुए बोला, ये कौन है वड्डी सोनी कुड़ी? मैं तेरी अखा नू नोच लांगा जो इस तरफ आंख उठकर भी देखा तो, यानी मैं तुम्हारी आंखों को नोच लूंगा अगर तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा। कमाल जब्त करते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला, अरे तू सुन नहीं रही? चल चली जा, तू यहाँ मत आया कर। अरे तुम सुन नहीं रही? चलो चली जाओ यहाँ से और मत आया करो। तुझे समझ नहीं आ रहा? मैं नहीं जाऊंगी। वो भी अपने नाम की एक थी। शरफू अभी भी इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये बात कमाल के लिए अजियत से कम नहीं थी। अरे मैं तुझे बोल रहा हूँ, यहाँ से चली जा मोई। देख, ये नदीदी निगाह से तुझे देख रहा है। वो शरफू की तरफ देखते हुए बोला, जो अपने बड़े बड़े दांत निकाले इसे देख रहा था।